चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि संसाधन क्या है। हमने ये समझ लिया कि कोई भी पदार्थ संसाधन किन परिस्थितियों में बनता है, कब बनता है, जबकि उसमें तकनीक लगाया जाए। तकनीक क्या है ये भी हमने जान लिया। अब हम ये समझते हैं कि कैसे उपयोगी बन पाते हैं, क्या अंतःक्रिया होती है, क्या मनुष्य अपने आप में कर सकता है, क्या पर्यावरण अपने आप में कर सकता है, क्या तकनीकें अपने आप में पर्याप्त हैं कि किसी पदार्थ को संसाधन में बदल ले। तो हम लोग अब इस पर चर्चा करेंगे कि जब मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ यथोचित तकनीक, यानी जो तकनीक उचित हो उस पर्यावरण के उस पदार्थ को विकसित करने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं यथोचित तकनीक की सहायता से उपयुक्त संस्थागत माध्यम से। उपयुक्त संस्थागत माध्यम आपने नागरिक शास्त्र में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ बहुत तरह की संस्थाएं हैं। समाज, परिवार, ये सब भी एक संस्था ही आती है, और बाकी सारे बहुत तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो इसीलिए वो संस्थागत कौन सी संस्था वहाँ पे काम करेगी, कौन सी संस्था उपयुक्त होगी, इसीलिए कहा गया है कि उपयुक्त संस्थागत माध्यम से अंतःक्रिया करे। अंतःक्रिया मतलब उसके बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, पर्यावरण का कोई भी पदार्थ, जब इन तीन बातें शामिल होंगी, पहला क्या, पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमारा है, दूसरा क्या तकनीक, और तीसरा क्या संस्थाएं, और इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन होना चाहिए। और ये इंटरैक्शन कौन करेगा, मनुष्य। तो मनुष्य के द्वारा जब ये इंटरैक्शन हो तभी कोई भी पदार्थ संसाधन बनेगा। तो चलिए बच्चों, अभी हम अंतःक्रिया की बात कर रहे थे, चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जब वातावरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट में मौजूद पदार्थों का यथोचित तकनीक से मानव संस्थाओं के माध्यम से अंतःक्रिया करता है। यानी ये अंतःक्रिया किसके बीच हुई, पर्यावरण के बीच, तकनीक की मदद से, संस्थाओं के द्वारा, और ये तीनों के बीच ये अंतः संबंध, ये अंतःक्रिया कर कौन रहा है, तो ये मानव कर रहा है। मानव इस अंतःक्रिया के मूल बिंदु में, केंद्र बिंदु में है, और तब जाकर के पर्यावरण का कोई भी पदार्थ क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। तो अब मैं मानूं कि ये आपको स्पष्ट है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। माना कि पर्यावरण में हमें उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है, ठीक है। पर्यावरण में क्या है, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है। ये मिट्टी अपने आप में संसाधन नहीं है। ये संसाधन तब होगी जब क्या करेंगे, हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तकनीक क्या होगा, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी के साथ तकनीक ये होगा कि हम उसकी जुताई करेंगे, हम उसकी निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, उसमें बुआई करेंगे, फसलों की बीज बोएंगे, वो बीज की सिंचाई करेंगे, फसल की सिंचाई करेंगे, फिर जब फसल तैयार होगी उसकी कटाई करेंगे, उसकी पिटाई। जैसे आप देखते हैं अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, गेहूं के फसल ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं, तो हम लोग उसकी कटाई करेंगे, उसके बाद जब उसके दाने निकाल लेंगे, तो ये हमें क्या फ़ायदा हुआ, उपजाऊ मिट्टी से तकनीक के द्वारा। लेकिन ये सारा तकनीक, जुताई, निराई, गुड़ाई, कटाई, सिंचाई, ये सब किसने किया, इसके लिए हमें चाहिए संस्था। तो यहाँ संस्था कौन होगा, यहाँ संस्था होगा एक किसान का परिवार, या एक जन समुदाय जो कि निरंतर नियमित रूप से इस कृषि की प्रक्रिया को, कृषि के तकनीक को इस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा, जो कि हमें मिलता है कहाँ से, पर्यावरण से, तब ये जो अंतःक्रिया होगी, यानी ये संस्था, ये किसान कौन हुआ, मनुष्य हुआ, जो तीनों के साथ संबंध बिठा करके उस पदार्थ को क्या बना रहा है, संसाधन बना रहा है। अब ये आपको बहुत स्पष्ट है। अभी हम एक और उदाहरण दें। पर्यावरण में अभी क्या, हमें कोरोना का वायरस मिला, ठीक है। वायरस क्या हुआ, एक थ्रेट आया, एक समस्या आई। वायरस को कैसे तकनीक से हमने क्या बना दिया, उसको, उस वायरस से ही हमने उसका टीका विकसित कर लिया।
ये किसने किया? आप अभी सुन रहे होंगे बहुत सी संस्थाओं का नाम, फाइजर कंपनी है और बायोटेक है, ये सारी संस्थाएं जो हैं उन संस्थाओं ने, तो इसमें किसने ये भूमिका निभाई? पहचाना कोरोना वायरस को मनुष्य ने, तकनीक विकसित किया किसने? मनुष्य ने। ये संस्थाओं में कौन है जो इन संस्थाओं में काम कर रहा है एज एक्सपर्ट के रूप में? तो ये मानव है। और इस मनुष्य ने क्या किया? इस पर्यावरण में मौजूद उस कोरोना वायरस से तकनीक के द्वारा संस्थाओं की मदद से उसको टीका में परिवर्तित कर लिया। आशा करती हूँ अब आपको ये बहुत ही स्पष्ट है। चलिए बच्चों, तो अब आप ये समझ गए कि भौतिक पर्यावरण में जो पदार्थ है ये जैविक है, भौतिक है। उसके बाद मनुष्य ने तकनीक विकसित की, मनुष्य ने संस्थाओं का निर्माण किया, और इतना ही नहीं, इन सब के बीच मनुष्य क्या करता है? एक अंतःक्रिया करता है, एक अंतर संबंध बनाता है, इनको आपस में जोड़ता है, और फलतः ये जो पदार्थ हैं वो क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि क्या सभी संसाधन एक ही तरह के होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सभी संसाधन एक तरह के नहीं होते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो आइए बच्चों, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम संसाधनों का वर्गीकरण समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम 4 आधार मानकर संसाधनों को वर्गीकृत करेंगे। पहला हमारा जो आधार बनता है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी संसाधन का स्रोत, संसाधन उत्पन्न कहाँ से होते हैं, प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो इस आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है, बिल्कुल सही, अजैव संसाधन। अब उदाहरण हम समझते चले। जैव संसाधन नाम से स्पष्ट है कि वो जीव जगत से या पादप जगत से हमें प्राप्त होता है, जंतु या पादप जगत से। जैसे जो भी अनाज है, जो भी मांस, मछली, ये सारा जो है पशुधन, ये सब क्या आएगा? जैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या आएगा? जो निर्जीव है, जो भौतिक है, पर्यावरण के भौतिक स्रोतों से जो प्राप्त होता है, मिट्टी है, जल है, हवा है, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सही। तो ये सारा जो है वो अजैव संसाधन। तो क्लियर है, पहला आधार उत्पत्ति, इसके आधार पर 2 वर्ग में बांटते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा आधार वर्गीकरण का जो हमने यहाँ पर लिखा है वो है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। आप अपनी पाठ्यपुस्तक को जब देखेंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि नवीकरणीय को पुनः 2 उपविभाग किए गए हैं। पहला क्या है? सतत या प्रवाह संसाधन, और दूसरा जैव संसाधन, ठीक है। फिर जैव यहाँ पे आ जाएगा, पादप और जंतु। अब यहाँ सतत को समझ लेते हैं। सतत में क्या होगा? जैसे जल है, पानी है, वो सतत रूप से हमें प्राप्त होता है। हवा है, वो बिना रुके हुए निरंतर लगातार। सूर्य का प्रकाश, वो भी क्या है? आज हुआ, फिर कल सुबह होगी, फिर हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो ये हो गया सतत नवीकरणीय संसाधन। जैव 2 भाग क्या है? पादप और जंतु, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अनवीकरणीय की। अनवीकरणीय को भी 2 उपविभाग किए जाते हैं पाठ्यपुस्तक के अनुसार। पहला क्या है? पुनः चक्रीय, यानी जिसको रिसाइकिल किया जा सके, और दूसरा क्या है? समाप्य संसाधन। तो पुनः चक्रीय में क्या आएगा? जितने भी धात्विक खनिज हैं वो सब क्या है, हम उसको रिसाइकिल करके फिर से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, तो इसलिए यह पुनः चक्रीय हो जाएगा। और समाप्य संसाधन मतलब एक बार के बाद हम उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जीवाश्म ईंधन है वो उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जिस कोयला को हमने एक बार उपयोग में लाया उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है?